कहानी की शुरुआत में अमेरिकन प्लेन्स को दिखाते हैं। उन्हें एक जापानी बेस को तबाह करना होता है। उनमें से एक प्लेन में लुइस होता है। लुइस वो बेस ढूंढता है और प्लेन के बॉम्ब डोर्स खोल देता है, पर तभी उन पर हमला हो जाता है। लुइस को निशाना लगाने में परेशानी हो रही थी क्योंकि प्लेन बहुत हिल रहा था। लुइस को वो बेस दिखता है। लुइस निशाना लगाता है और बॉम्ब्स गिरा देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। लुइस प्लेन के दरवाजे बंद करने की कोशिश करता है, पर वो डैमेज हो चुके होते हैं। लुइस देखता है एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। उसके साथ ही उन फाइटर प्लेन्स को मारने की कोशिश करते हैं। लुइस दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, पर वो जाम हो चुके होते हैं। दुश्मन के प्लेन्स भी उन पर हमला कर रहे थे। तभी उनके एक साथी को गोली लगती है। लुइस उसकी पट्टी करता है। उनका प्लेन नीचे से खुला हुआ होता है, जहाँ से गोलियाँ सीधा अंदर आ रही थी, लेकिन वो लोग सभी दुश्मन प्लेन्स को मार गिराते हैं। उनके भी बहुत से साथी घायल होते हैं। लुइस फिल से कहता है प्लेन की हालत बहुत ख़राब है। फिल कहता है हमारे पास हाइड्रोलिक्स भी नहीं है, पर फिर भी हम उड़ रहे हैं। तभी कप कहता है हमारे पास ब्रेक्स भी नहीं है। लुइस पूछता है हम बेस से कितनी दूर हैं। कप कहता है कम से कम 5 घंटे, और बिना ब्रेक्स के हमें कम से कम 10,000 फीट लंबा रनवे चाहिए, और हमारा रनवे है सिर्फ 6,000 फीट। उनको पता होता है कि उनकी लैंडिंग सेफ नहीं होगी। तभी लुइस को उसका बचपन याद आता है, जिसमें वो भाग रहा होता है और एक गार्ड उसका पीछा कर रहा होता है। लुइस ने एक बॉक्स में कुछ सामान छिपाया होता है। वो अपनी जेब से कुछ पैसे और भी बहुत सी चीज़ें उसमें रखता है और वहाँ बैठकर शराब पीने लगता है। तभी कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं और लुइस को परेशान करने लगते हैं, और लुइस उनसे लड़ने लगता है। तभी वो गार्ड वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ के उसके घर ले जाता है। वो लुइस की माँ को बताता है कि ये फिर से लड़ाई कर रहा था और शराब पी रहा था। इसके बाद दिखाते हैं लुइस के पिता उसे सज़ा देते हैं। उन्हें लुइस को मारना अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह से सब परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता था। फिर एक दिन लुइस रेस कोर्स में सीढ़ियों के नीचे छिपकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और लुइस वहाँ से भागता है। रेस टीम में उसका बड़ा भाई पीट होता है। वो लुइस को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। एक दिन पीट लुइस को दौड़ने के लिए ले जाता है। लुइस कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। पीट कहता है तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बस मेहनत करो। इसके बाद लुइस एक सिलेक्शन रेस में दौड़ता है, जिसमें वो सबसे पीछे होता है। वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा होता। पीट चाहता था वो बस इसलिए इस रेस में होता है। पीट उसे चिढ़ाने के लिए कुछ कहता है और लुइस को गुस्सा आ जाता है। वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ देता है। पीट और उसका कोच दोनों ये देखते रह जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है लुइस की नई जर्नी। पीट उसकी ट्रेनिंग में मदद करता है और देखते ही देखते लुइस बड़ा हो जाता है। लुइस एक के बाद एक सारी रेस जीत रहा होता है। एक रेस में उसके अपोनेंट उसे आगे नहीं निकलने देते और उसके पैर पर मारते हैं, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है। इसके बावजूद भी लुइस ना उस रेस को जीतता है, पर एक नया रिकॉर्ड भी बनाता है। जिसके बाद समय आता है उसके ओलंपिक्स में जाने का। पीट उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने आता है। लुइस पीट का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर वो लुइस को ये रास्ता नहीं दिखाता तो लुइस ये सब कभी नहीं कर पाता। तभी वापस से प्लेन का सीन दिखाते हैं। प्लेन रनवे पे लैंड करने वाला होता है। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। प्लेन लैंड करता है, पर उसकी स्पीड कम नहीं हो रही होती। तभी प्लेन के टायर फट जाते हैं और आखिर में वो पत्थर की दीवार से टकराकर रुक जाता है। सब सही सलामत होते हैं, किसी को चोट नहीं आती, लेकिन उनका एक घायल साथी मर चुका होता है। लुइस वहाँ बेस कैंप में भी अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है, जिसमें कप उसकी मदद करता है। धीरे धीरे लुइस का टाइम स्कोर बेहतर हो रहा था। तभी फिल उनकी नई टीम के साथ वहाँ आता है। वो कहता है उन्हें अगले मिशन के लिए जाना है और ये लोग उनके नए टीम मेंबर्स हैं। कप पूछता है क्या हमें प्लेन भी नया मिलेगा। इसके बाद वो लोग मिशन पे होते हैं। फिल कहता है इस प्लेन से सारे पार्ट निकाल के दूसरे प्लेन्स में लगाए हैं, पर हम लकी हैं, कम से कम उन्होंने इंजन तो छोड़ दिया। ये एक रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उन्हें एक प्लेन के क्रू को समुद्र में ढूंढना था। वो लोग समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उनके प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। वो इंजीनियर को बुलाते हैं। तभी उस साइड का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। फिल कहता है प्लेन क्रैश होने वाला है। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी दिखाते हैं लुइस जब ओलंपिक्स में था। सभी एथलीट सेरेमनी अटेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद लुइस की रेस शुरू होती है। ये रेस 5 किलोमीटर की है। रेस के शुरू में ही रनर्स 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और लुइस सेकंड ग्रुप में होता है। बाकी एथलीट्स लुइस से आगे निकल रहे होते हैं। जैसे ही लास्ट लैप शुरू होता है, लुइस अपनी रफ्तार बढ़ाता है और एक एक करके रनर्स से आगे निकलने लगता है, जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। इस रेस में वो थर्ड आता है और उसने इस रेस के लैप रिकॉर्ड को तोड़ दिया होता है, जो कि 69.2 सेकेंड्स था, और लुइस ने उसे 56 सेकेंड्स में पूरा किया। तभी वापस से प्लेन का सीन दिखाते हैं और उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। लुइस देखता है तो उसे बस मैक और फिल देखते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। फिल के सर पे चोट लगी होती है। लुइस राफ्ट लाता है और वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं।
मैक फिल के सर पे पट्टी बांधता है। लुइस देखता है, दूर दूर तक सिर्फ समुद्र होता है। मैक कहता है हम यहाँ मर जाएंगे क्योंकि किसी को नहीं पता उनकी लोकेशन के बारे में। लुइस कहता है ऐसा नहीं होगा, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। लुइस देखता है उनके पास खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स होती हैं। वो कहता है हमें इन्हें बहुत संभाल के खाना होगा, एक छोटा टुकड़ा रोज़। ऐसे ही उन्हें पानी भी दिन में सिर्फ 1 या 2 घूंट ही पीना होगा। एक रात मैक की नींद खुलती है। वहाँ पानी में कुछ शार्क्स होती हैं। अगले दिन उन्हें एक प्लेन दिखता है। वो लोग इसे इशारा करने की कोशिश करते हैं, पर वो प्लेन उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। तभी लुइस देखता है मैक ने सारी चॉकलेट्स खा ली होती हैं। उसे मैक पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकता था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ और दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन एक बड़ा सा पक्षी उनकी राफ्ट पे आके बैठता है। वो लोग बहुत भूखे होते हैं। लुइस उसका पैर पकड़ लेता है और वो लोग उसे मार के खा लेते हैं, जिससे तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। फिल कहता है हम इससे मछली पकड़ सकते हैं, और उनके कांटे में एक मछली फंसती है जिसे वो तीनों मिलके खाते हैं। तभी फिल उन्हें एक ऐसा इंसिडेंट बताता है जिसमें एक पायलट और उसका क्रू समुद्र में फंस गए थे और वो लोग 24 दिन तक समुद्र में रहे अपनी राफ्ट में। लुइस कहता है और वो सब बच गए थे। फिल कहता है हाँ, पर उनमें से ज़्यादातर लोग पागल हो गए थे। लुइस कहता है उन्हें आपस में बात करते रहना चाहिए। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वो तीनों बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं और एक दिन समुद्र में तूफान आता है और उनकी राफ्ट उसमें फंस जाती है। लुइस भगवान से प्रार्थना करता है उसकी और उसकी दोस्तों की रक्षा करने के लिए। अगले दिन जब मौसम साफ होता है तो वो तीनों एक ही राफ्ट में होते हैं। तीनों ठीक होते हैं। उन्होंने कई दिनों से पानी भी नहीं पिया होता। तभी बारिश होने लगती है। वो बारिश का पानी पीते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगले दिन वो तीनों मिलकर एक छोटी शार्क पकड़ते हैं और उसे मार के खाते हैं। कुछ दिन बाद फिल कहता है उन्हें यहाँ 28 दिन हो गए हैं। तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज़ आती है। लुइस उसे इशारा करता है। वो लोग इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जाते जाते वो प्लेन वापस मुड़ता है और उनकी तरफ आता है। ये देख के वो खुश हो जाते हैं, पर वो प्लेन उन पर गोलियाँ चलाने लगता है और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पानी में शार्क्स होती हैं। इसके बाद वो तीनों वापस राफ्ट में आते हैं, लेकिन वो प्लेन एक बार फिर से उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। लुइस उनसे पानी में कूदने को कहता है। लुइस देखता है फिल और मैक पानी में नहीं कूदते। जब वो राफ्ट में वापस जाता है, मैक कहता है मैं ठीक हूँ। लुइस फिल से पूछता है। फिल कहता है अगर जापानीज़ का निशाना इतना बुरा है तो हम ये जंग जरूर जीत जाएंगे। वो दोनों ठीक होते हैं और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। वो देखते हैं राफ्ट में छेद हो चुके होते हैं। लुइस फिल को पंचर किट देता है। वो उन होल्स को बंद कर रहे होते हैं। तभी एक शार्क लुइस पे हमला करती है, पर मैक उसे पैडल से मारता है, जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है। वो लोग एक राफ्ट को रिपेयर कर लेते हैं। अब वो तीनों एक ही राफ्ट में थे, लेकिन मैक की हालत बहुत ख़राब होती है। वो लुइस से पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ? लुइस कहता है शायद। इसके बाद मैक अपनी आखिरी सांसें लेता है। फिल और लुइस मैक की बॉडी को पानी में डाल देते हैं। अब लुइस और फिल बचे थे। वो दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनकी हड्डियाँ तक दिखने लगी थी, लेकिन लुइस हिम्मत नहीं हारता। कुछ दिन बाद लुइस फिल से कहता है एक अच्छी खबर है और एक बुरी। फिल ऊपर देखता है तो वहाँ एक जापानीज शिप खड़ा होता है। उन दोनों को एक आइलैंड पे ले जाते हैं और अलग अलग सेल में डाल देते हैं। उन्हें कई दिनों तक उस छोटे से सेल में रखा जाता है। वो इतना छोटा होता है कि उसमें लेटने की भी जगह नहीं होती। फिर एक दिन लुइस दीवार पे वहाँ आए कैदियों के नाम देखता है और एक सिपाही लुइस को पकड़ के कर्नल के सामने ले जाता है। वो लुइस से पूछता है हवाई में उनके सोल्जर्स की पोजीशन के बारे में। लुइस कहता है उसे नहीं पता, क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से समुद्र में है। कर्नल उसे लुइस की ओलंपिक की फ़ोटो दिखा के पूछता है क्या ये तुम हो? वो कहता है हाँ। कर्नल उससे उनके रेडार्स की लोकेशन के बारे में पूछता है। वो कहता है हम अभी भी पुराने रेडार्स यूज़ कर रहे हैं। लुइस उनसे मैकिन आइलैंड में जो उनके साथी थे उनके बारे में पूछता है। एक जापानी सिपाही कहता है हमने उन सबके सर काट दिए। इसके बाद फिल को कर्नल के पास ले जाते हैं। वहाँ उस सेल में लुइस पागल होने लगता है। फिर एक दिन गार्ड उसे बाहर आने को कहता है और लुइस गार्ड पे हमला कर देता है। गार्ड्स उसे पकड़ के बाहर लाते हैं। फिल पहले से ही वहाँ होता है। वो उन्हें कपड़े उतारने को कहते हैं। उन्हें पता चल जाता है उनके मरने का समय आ गया है। उन्हें घुटने पे बैठने को कहते हैं और जापानी सिपाही उन पे पानी डालने लगते हैं। इसके बाद दिखाते हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो दोनों एक शिप में होते हैं जिसमें सभी प्रिजनर्स को ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद उन सभी को शिप से उतारते हैं। उन्हें वहाँ से गाड़ियों में बिठाया जा रहा होता है और इसमें फिल और लुइस अलग हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग गाड़ियों में बिठाते हैं और गाड़ियाँ कैदियों को लेकर प्रिजन कैंप्स की तरफ निकल जाती हैं। वो दोनों अलग अलग कैंप्स में जा रहे थे। इसके बाद लुइस का ग्रुप कैंप पहुंचता है। जापानीज अमेरिकन सोल्जर्स और ऑफिसर्स को अलग अलग खड़ा कर देते हैं। तभी कैंप इंचार्ज कॉर्पोरल वाटानाबे आता है
वो कहता है तुम लोग जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। लुइस उसे देख रहा होता है। क्योंकि लुइस उसे देख रहा था तो वाटानाबे उसे मारने लगता है, लेकिन लुइस बार बार खड़ा होकर उसे देखता है। वाटानाबे उसे आंखें नीचे करने को कहता है। इसके बाद नए कैदी बैरक्स में आते हैं। लुइस वहाँ टॉम और फिट से मिलता है। जेल में कैदियों से एक्सरसाइज करवाई जाती थी ताकि वो काम करने के लिए फिट रहें। ठंड का मौसम होता है। एक्सरसाइज शरीर को गर्म रखने में भी मदद करती है, क्योंकि इन कैदियों के पास गर्म कपड़े नहीं होते। तभी वाटानाबे आता है। वो कहता है यहाँ काफ़ी धुरंधर लोग हैं हमारे पास। यहाँ एक ओलंपिक एथलीट भी है। वो लुइस की एक जापानी सोल्जर के साथ रेस करवाता है, जिसमें लुइस हार जाता है और सज़ा के तौर पे वो उसे पीटता है। कैदियों में से कुछ लोग एक कागज़ के टुकड़े को जापानी सिपाहियों से छुपा के पास कर रहे होते हैं। वो फिट से इसके बारे में पूछता है। वो लुइस को बताता है ये जापानीज़ आर्मी का मैप है और हम इसकी कॉपी बना रहे हैं ताकि जंग में क्या हो रहा है हमें पता रहे। वो लोग जापानीज सोल्जर्स की बातें सुनते थे और उसके अकॉर्डिंग मैप में चेंजेस करते थे, ताकि कभी अगर यहाँ से भागने का मौका मिले तो उन्हें पता हो किस तरफ जाना है। उनको जेल में खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें खाना भी चुराना पड़ता था। लुइस भी उनके साथ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम में लग जाता है। उनसे कैंप के सभी काम करवाए जाते थे और उसके बदले खाने में कुछ भी नहीं दिया जाता था। और वाटानाबे उन पर हर पल नज़र रखता है। एक दिन वाटानाबे कैदियों के बैरक में आता है। उसे पता चल गया था कि उनका मैप मिसिंग है। सिपाही वहाँ की तलाशी लेते हैं और उन्हें वो मैप मिल जाता है। वाटानाबे उस सिपाही को बेरहमी से पीटता है। लुइस कहता है वो वाटानाबे को मार देगा। फिट्स कहता है और वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन लुइस को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिट्स कहता है हमें ये जंग खत्म होने तक जिंदा रहना है और ऐसे ही हम इसे हराएंगे। कैंप से दूर आसमान में फाइटर प्लेन्स के बीच लड़ाई चल रही होती है। ये देख के सभी को एक उम्मीद मिलती है, क्योंकि जंग में जापान हार रहा था और अलाइड कंट्रीज आगे बढ़ रही थी। वाटानाबे भी ये देख रहा होता है और उस रात वो बैरक में आता है और बिना किसी बात के लुइस को मारने लगता है। और सच बताऊं तो ये बंदा मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है। फिर एक दिन कुछ जापानीज ऑफिसर्स कैंप में आते हैं लुइस से मिलने। वो कहते हैं तुम्हारे देश के लिए तुम मर चुके हो, पर हम रेडियो की मदद से तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा सकते हैं। लुइस उन दोनों के साथ रेडियो स्टेशन पहुंचता है। वो कहता है उसे जो बोलना है वो वही कहेगा, जिसके लिए वो मान जाते हैं। इसके बाद लुइस रेडियो पे अपनी फैमिली के लिए मैसेज छोड़ता है, जिसे पढ़ने के बाद पीट और उसके माता पिता को पता चलता है कि उनका बेटा जापानीज फौज की कैद में है। इसके बाद लुइस वहाँ रेडियो ऑफिस के कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है। महीनों बाद वो कुछ अच्छा खा रहा था, तभी वो दोनों ऑफिसर्स आते हैं। लुइस को रेडियो पर बोलने के लिए एक स्क्रिप्ट देते हैं। लुइस कहता है वो ये रेडियो पे नहीं बोल सकता। वो ऑफिसर कहता है अगर वो ऐसा करता है तो वो यहाँ रह सकता है, इन लोगों की तरह अच्छा खाना खा सकता है। दूसरा ऑफिसर कहता है तुम वापस कैंप में जाना चाहते हो। इसके बाद लुइस को वापस कैंप ले आते हैं। उसने अपने देश के खिलाफ रेडियो पे बोलने से मना कर दिया था, इसलिए वाटानाबे उसके हाथ बांधता है। वो कहता है हम दोस्त बन सकते थे, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। वो कहता है सभी प्रिजनर्स लुइस के चेहरे पे एक मुक्का मारेंगे और ये उसकी सज़ा है। फिट्स ऐसा करने से मना कर देता है। वाटानाबे उस सोल्जर को मारने लगता है जिसके पास से मैप मिला था। लुइस फिट्स से कहता है मारो मुझे। इसके बाद सभी सोल्जर्स एक एक करके उसे मारते हैं। जब लुइस खड़ा नहीं हो पाता तो जापानीज सोल्जर्स उसे खड़ा करते हैं और अगला कैदी उसे मारता है। ऐसा करते हुए कैदियों को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह से शाम हो जाती है और सभी कैदियों से मार खाने के बाद वो लोग लुइस को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद कैदी जेल में एक नाटक कर रहे होते हैं, जैसे कैदियों के साथ साथ जापानीज सिपाही भी देख रहे होते हैं। तभी वाटानाबे लुइस के पास आके बैठता है। वो कहता है उसका प्रमोशन हो गया है और कल वो यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन वाटानाबे कैंप से चला जाता है। फिर एक रात कैंप में सायरन बजने लगता है और कैंप के आसपास बॉम्ब गिरते हैं। जापानीज सोल्जर्स कैदियों को बैरक से बाहर निकालते हैं और कैदियों से आग बुझाने को कहते हैं। बैरक्स में कहीं कहीं आग लगी होती है। कैदी वो आग बुझाते हैं। उनमें से एक कहता है फौज नज़दीक आ गई है, अब हम आज़ाद होने वाले हैं। फिट्स कहता है ज़्यादा खुश मत हो, अगर हमारी फ़ौज यहाँ आ गई तो जापानीज सिपाही हमें मार देंगे। अगले दिन सभी कैदियों को उस कैंप से शिफ्ट किया जा रहा होता है। इस बार उन्हें ट्रेन से पहाड़ों में ले जाते हैं। वहाँ बहुत ठंड होती है और कपड़ों के नाम पे उनके पास सिर्फ एक शर्ट और एक पैंट होती है। इस कैंप में उन्हें कोयला उठाना था। उन्हें एक जगह असेंबल किया जाता है जहाँ इस कैंप का इंचार्ज उनसे मिलेगा। कैंप इंचार्ज को देख के लुइस गिर जाता है, पर एक सिपाही उसे संभालता है। इस कैंप का इंचार्ज और कोई नहीं वाटानाबे है, जो कि प्रमोशन के बाद अब सार्जेंट बन गया है। वो कहता है जो भी काम नहीं करेगा मार दिया जाएगा। एक बार फिर वो बिना वजह लुइस को मारता है। इसके बाद वो सब बैरक्स में आते हैं। उनमें से एक कहता है किसी भी अलाइड देश को नहीं पता कि हम कहाँ हैं।
अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद सभी कैदी आज़ाद होने की उम्मीद छोड़ देते हैं, पर लुइस नहीं, उसे अभी भी उम्मीद होती है। वो लोग दिन रात काम करते हैं। वाटानाबी उन पे हमेशा नज़र रखता है। कई कैदी तो काम करते करते मर जाते हैं, पर वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन लुइस काम कर रहा होता है, तभी एक सिपाही उसे धक्का देके गिरा देता है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है। ऐसा उसने वाटानाबी के कहने पे किया था। शाम को सभी कैदी बैरक्स में आते हैं। अगले दिन लुइस ऐसी हालत में भी काम करता है, वरना उसे मार दिया जाएगा। उसका पैर बहुत दर्द कर रहा होता है। वो एक पोल का सहारा लेता है। तभी एक सिपाही उसे पकड़ के वाटानाबी के पास ले जाता है। वो लुइस को वहाँ पड़ा एक लॉग उठाने को कहता है। कैदियों को खाने के नाम पे कुछ नहीं मिलता था और दिन भर उनसे काम करवाया जाता था, इसलिए सभी कैदी बहुत कमज़ोर होते हैं। लुइस बड़ी मुश्किल से वो लॉग उठाता है। वाटानाबी कहता है, इसे अपने सर के ऊपर उठाओ। लुइस जैसे तैसे ये भी कर लेता है। वाटानाबी बस उसे हराना चाहता था। वो एक सिपाही से कहता है, अगर इसने लॉग गिराया तो इसे गोली मार देना। लुइस की हालत बहुत ख़राब होती है, पर वो हार नहीं मानता। वो लॉग को उठा के रखता है। सभी कैदी ये देखते हैं और वहाँ सब कुछ रुक जाता है। वाटानाबी उसके लॉग गिराने का इंतज़ार कर रहा होता है, पर लुइस की हिम्मत नहीं टूटती। धीरे धीरे वाटानाबी को उससे डर लगने लगता है और फिर लुइस उसकी आंखों में देखता है और वाटानाबी को पता चल जाता है वो लुइस को नहीं हरा पाया। उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तभी लुइस वो लॉग अपने सर के ऊपर उठा लेता है और वाटानाबी को देख के चिल्लाने लगता है। ये देख के बाकी कैदियों को भी हिम्मत मिलती है। वाटानाबी कहता है, मुझे घूरना बंद करो, लेकिन लुइस अपनी नज़रें नीचे नहीं करता और वाटानाबी अपना आपा खो देता है और लुइस को बुरी तरह पीटने लगता है। लुइस बेहोश हो जाता है। वो पूरी रात वहीं बाहर पड़ा रहता है। अगले दिन एक जापानी ऑफिसर कैदियों को बताता है, जंग खत्म होने वाली है। वो सभी कैदियों को पास की नदी में जाके नहाने को कहता है। इसका मतलब सब जानते थे कि अब उन लोगों को मार दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें नदी के पास ले जाया जाता है। जैसे ही सब लोग पानी में पहुंचते हैं, उन्हें एक प्लेन की आवाज़ आती है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। ये प्लेन अलाइड कंट्रीज़ का था और सबको पता चल जाता है कि जंग खत्म हो चुकी है, जिसमें वो लोग जीत चुके हैं। इसके बाद लुइस वाटानाबी से मिलने उसके रूम में जाता है, पर वो वहाँ नहीं होता। लेकिन उसने अपना वॉलेट वहाँ छोड़ा होता है। शायद वो चाहता था ये लुइस अपने पास रखे। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।